गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए हिंदी का सभी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज से हम दोहरावा करेंगे, रिवीजन करेंगे और पढ़ेंगे। तो हमने संचयन भाग 1 में चैप्टर 1 और 2 पढ़ा है, जो हमारे फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए हैं। फर्स्ट और 1 और 2, संचयन भाग 1 से 1 और 2, और स्पर्श भाग 1 यानी कि गद्य भाग स्पर्श भाग 1 गद्य खंड से है चैप्टर 1 to 4। तो हम ये भी पढ़े हैं। और स्पर्श भाग 1 में काव्य खंड हमने 2 पढ़ लिया। अपने पिछली कक्षा में हम पढ़ना शुरू किए थे और स्पर्श भाग 1 काव्य खंड यानी कि कविता के भाग में चैप्टर 9 और 10 पढ़ा और हम ज़रूर समझ गए होंगे। तो आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर 1, संचयन भाग 1 से चैप्टर 1 धूल, जो लेखक रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई है। तो हम अपनी पिछली कक्षा में धूल के बारे में अच्छी तरह से पढ़कर समझ गए हैं और हमें पता है कि धूल क्या है। और हमें ये पता नहीं था कि धूल की कितनी महत्व है, धूल की क्या विशेषता है। बस हम रौंदते हुए धूल के ऊपर चलते हैं और धूल से खेलते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि धूल की क्या महत्व है। तो प्रस्तुत पाठ पढ़कर हम धूल की महत्व के बारे में, धूल की विशेषता के बारे में समझ चुके हैं। तो आज हम फिर से रिवीजन करेंगे और रिवाइज के जरिए, दोहरावा के जरिए हम धूल पाठ को फिर से समझेंगे कि लेखक रामविलास शर्मा जी धूल के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं, धूल की क्या महत्व बताना चाहते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और हम फिर से धूल की महत्व के बारे में समझते हैं। लेखा अर्थात हम पाठ के बारे में संक्षिप्त परिचय जानेंगे कि लेखक रामविलास शर्मा जी धूल की क्या उपयोगिता, धूल की क्या महिमा हमें बताना चाहे हैं। तो प्रस्तुत पाठ के बारे में हम संक्षिप्त परिचय, छोटा परिचय हम जानेंगे कि लेखक हमें धूल की क्या महत्व, क्या विशेषता बताना चाहे हैं। तो चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ का सार। इस लेख में लेखक ने, इस कहानी के माध्यम से लेखक रामविलास शर्मा जी ने धूल की जीवन की महत्ता को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि हमें धूल की क्या विशेषता है उसको बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है कि धूल को हम बस ऐसे ही साधारण धूल समझते हैं। तो धूल की क्या जीवन है, क्या महत्ता है, इसे हमें इस कहानी, इस पाठ के माध्यम से हमें धूल की महत्ता को बताना चाहते हैं और इसका महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो लेखक ने धूल भरे शिशुओं को धूल भरे हीरे कहकर संबोधित किया है। लेखक ने धूल भरे शिशुओं को, यानी कि जो धूल में खेलते हैं बच्चे और सने रहते हैं, ऐसे ही शिशुओं यानी कि बच्चों को धूल भरे हीरे कहकर संबोधित किया है। यानी कि उस बच्चा जो धूल में सना रहता है, उस बच्चे को धूल भरे हीरे कहकर हमें बताया है। धूल के बिना शिशुओं की कल्पना नहीं की जा सकती है। धूल के बिना हम कोई भी बच्चा का कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वे ज़मीन पर, धरती पर खेलना पसंद करते हैं। हमारी सभ्यता धूल के संसर्ग से बचना चाहती है, लेकिन आजकल की दुनिया में देखा जाता है, जो सभ्यता हो गया, आजकल के लोग पढ़े लिखे हो गए, तो धूल में रहना, धूल में खेलना पसंद नहीं करते हैं, तो धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। लेखक आगे कहता है कि जो बचपन में धूल से खेला है, वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है। यानी कि जो बचपन में धूल से खेलकर बड़ा हुआ है, तो जब जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से, यानी कि अखाड़े की धूल से खेलने से वह क्यों डर सकता है। जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य है, वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं।
ग्राम भाषाओं में हमने गोधूली शब्द को अमर कर दिया है। जो गांव की भाषा है उसमें जो धूल है उसे गोधूली कहकर पुकारा गया है। गोधूली शब्द का अमर कर दिया गया है। गोधूली का पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी। जो गोधूली है, गोधूली कहने का अर्थ यहाँ है जो शाम के समय धूल आती है। शाम में जो जब गाड़ी चलती है, जो धूल उड़ती है, उस समय की बात को कहा गया, यानी कि गोधूली। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी, यानी कि कितने कवियों ने गोधूली के बारे में नहीं लिखा है, कविता बनाई है। लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है जो शहरों के पल्ले नहीं पड़ी। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। यहाँ तक कि घृणा, आस्य आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित हैं। यानी कि जो मुहावरा है उसमें कहा गया है धूल चाटने, धूल झाड़ने का मुहावरा क्या है, तो इन्हें भी प्रयुक्त किया गया है। और धूल, धूली, धूली, धूरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग है। जो धूल है, धूली है, धूली, धूरी, इनका अलग अलग प्रकार से व्यंजना करके हमें बताया है। इसके अलग अलग अर्थ हमें बताया गया है। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य, धूली उसकी कविता है। तो धूल, धूली, धूली, धूरी आदि की अलग अलग हमें विशेषता बताया है, जिसमें धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है और धूली उसकी कविता है। धूली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, और धूरी लोक संस्कृति का नवजीवन जागरण है। इन सबका रंग एक है, रूप में भिन्नता जो भी हो, ये धूल भरे हीरे अमर हैं। प्रस्तुत पाठ का शीर्षक धूल एक महान उद्देश्य लिए हुए है। प्रस्तुत पाठ का शीर्षक धूल इसलिए रखा गया क्योंकि एक महान उद्देश्य लेके इसे लेखक ने लिखा है। लेखक भारत को गांव का देश की मानता है। ग्राम्य संस्कृति की गरिमा को अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से वह धूल के बहाने गांव, मिट्टी के घरों, कच्ची धूल भरी सड़कों, खेतों, खलिहानों, बगीचों, तालाबों के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट करना चाहता है। जन्मभूमि अथवा मातृभूमि के प्रति हमारे मोह को बनाना रखना चाहता है। इसलिए वह राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचना के अंश को उद्धृत करता है, जिसमें गुप्त जी ने धूली भरे हीरे का अर्थ स्पष्ट किया है, जिसका अर्थ है वह शिशु जो मिट्टी पर चलकर, दौड़कर, लोट-पोट कर बढ़ता है और बाद में दुनिया के लिए आदर्श बनता है, गांधी, गौतम, विनोबा और जयप्रकाश बनता है। प्रायः पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर भारत की नई पीढ़ी के नौजवान धूल से परहेज करते देखे जाते हैं। लेखक इसी विडंबना पर अफसोस करता है, वह इसी बात का विरोध करता है। लेखक यह सिद्ध करना चाहता है कि भारत की गरिमा शहरों की चकाचौंध पर नहीं टिकी है, बल्कि आज भी इसकी गरिमा गांवों पर टिकी है। शहरी जीवन से धूल अथवा मिट्टी समाप्त होती जा रही है। पक्के मकान, पक्की सड़कें आदि के कारण अब शहरों में मिट्टी अथवा धूल के दर्शन नहीं होते, जबकि पूरे देश को आहार गांव से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हम चाहकर भी धूल से परहेज नहीं कर सकते। धूल के महत्व पर प्रकाश डालकर लेखक यहाँ शारीरिक शक्ति के महत्व को भी दर्शाना चाहता है। इसलिए प्राकृत से लेखक गांव, गोधूली, गायों, गोपालों, अखाड़ों आदि की हमें याद दिलाता है।
लेखक ने स्पष्ट उल्लेख तो नहीं किया है, लेकिन माखन लाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा के आधार पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने की भावना से भी उत्कृष्ट है। लेखक का मन यहाँ देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। पूरे निबंध के केंद्र में देशभक्ति की भावना है। अतः यह कहा जा सकता है कि लेखक ने देश की मिट्टी को पूजनीय मानकर धूल से संबंधित बातें कही है। धूल या मिट्टी के प्रति हमारी प्राचीन विचारधारा काफी महत्व रखती है। देश में आप संस्कृति सिर उठाने लगी है। इसका एकमात्र कारण मिट्टी से हमारा लगाव कम होते जाना है। पुनः अपनी प्राचीन संस्कृति का आदर करने के लिए लेखक ने यह कहना अनिवार्य समझा है, हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखें। यहाँ देशभक्ति की भावना फीकी पड़ने पर व्यंग्य किया गया है। लेखक को यह भी दुख है कि आज हम चमचमाते कांच से आकर्षित हो रहे हैं, किंतु धूल में पड़े हुए हीरे से नहीं। हमें यह सोचना चाहिए कि आखिर वह धूल भरा ही क्यों ना हो, लेकिन हीरा तो हीरा ही होता है। कांच चमचमाता हुआ ही क्यों ना हो, किंतु वह कांच ही है। लेखक हमें मिट्टी और धूल से क्या अर्थ बताना चाहते हैं, मिट्टी और धूल से क्या तात्पर्य है, यह बताना चाहते हैं। तो हम प्रस्तुत पाठ के माध्यम से मिट्टी और धूल के बारे में देखते हैं। इस पाठ में मिट्टी के गुणकारी धर्म को प्रस्तुत किया गया है। अखाड़ा प्रेमी लेखक को अखाड़े की मिट्टी देवताओं पर चढ़ाने वाली पवित्र मिट्टी प्रतीत होती है। यह धूल सामान्य धूल नहीं है, बल्कि तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई मिट्टी है। शरीर इसी धूल या मिट्टी से बनता है। यह पाठ इस तथ्य को रेखांकित करता है कि शरीर के निर्माण में मिट्टी की ही भूमिका है और जीवन के लिए जितनी अनिवार्य सारत्व है वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। मिट्टी की आभा का नाम धूल है और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। प्रकृति का बड़ा भाग मिट्टी से निर्मित है। यही प्रकृति अपने सौंदर्य से हमें रिझाती है। मिट्टी और धूल में वही संबंध है जो शब्द व रस, देह व प्राण, चांद व चांदनी में होता है। लेखक धूल से निर्मित गोधूली शब्द के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महत्व को इस पाठ में प्रतिपादित करता है। सूर्यास्त के पश्चात घर वापस आते पशुओं अथवा मेले से वापस आती बैलगाड़ियों के पीछे छूटी गई धूल का सौंदर्य गोधूली शब्द में निहित सौंदर्य से ही निखरता है। अब देखेंगे मिट्टी और धूल का महत्व। इस पाठ में धूल के कई अर्थों को प्रतिपादित किया गया है। धूल की व्यंजनाएं अलग अलग रूपों में अलग प्रकार से प्रस्तुत होती है। धूल का वर्णन मिट्टी की पहचान है। श्वेत रंग मिट्टी का अनिवार्य रंग है, विशेषण नहीं। धूल का सामाजिक पक्ष देश के प्रति सम्मान में दिखता है। किसान का महत्व इसलिए गौण नहीं हो सकता कि वह धूल से भरा होता है। धूल भरा हीरा भले ही अपनी चमक ना बिखरे, परंतु किसी चमकदार कांच से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। हीरा अमर है, कांच नाश्वर। अतः समाज में मौजूद धूल भरे हीरे जैसे व्यक्तित्व को पहचान कर उन्हें महत्व देने की आवश्यकता है। जिस समय हम उनके महत्व को पहचान गए, उस दिन से समाज को एक नई दिशा एवं गति मिलेगी। इस प्रकार आज हम संक्षेप में मिट्टी के बारे में, धूल के बारे में समझ चुके हैं कि लेखक रामविलास शर्मा जी धूल की क्या महत्व बताना चाहे हैं, धूल का क्या अर्थ बताना चाहे हैं।
तो आज के लिए हम इतना ही समझेंगे और अगली क्लास में हम पूरी अच्छी तरह से धूल के बारे में समझेंगे।